यह कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम माकोटो मिसुमी है। ये हमें बताता है कि एक नॉर्मल इसेकाई एडवेंचर कैसे शुरू होती है, किसी ट्रक के लपेटे में जाने से या फिर दूसरी दुनिया में रिकार्नेटेड होने से, जहाँ पर आपको देवी से आशीर्वाद मिलता है और आपकी लाइफ खुशी खुशी जाती है। पर इस मामले में चीजें थोड़ी बदली हुई है। माकोटो के लाइफ में इनमें से कुछ भी नहीं है, उल्टा उसका रोमांचक सफर एक गोबर की तरह है और तो और उसकी किस्मत बिल्ली की टट्टी जैसी है। तो इस जर्नी में हमें पता चलेगा कि माकोटो इसुमी की इसेकाई जर्नी आखिरकार कैसी होने वाली है। तो बात है ऐसे ही कुछ नॉर्मल डे की। हमेशा के जैसे एक नॉर्मल डे में माकोटो अपना काम वाम करके खाली बैठता ही है कि वो खुद को एक खाली स्पेस में पाता है, जहाँ एक चमकीला गोला माकोटो के पास आकर कहता है कि वो भगवान है। पर माकोटो यह नहीं मानता। फिर वो चमकीला गोला कहता है तुम्हारी बाकी की जिंदगी अब दूसरी दुनिया में गुजरने वाली है, तो इसके लिए एग्रीमेंट्स पे साइन कर दो। पर माकोटो कहता है ऐसे थोड़ी हो सकता है, मैं भला अचानक से दूसरी दुनिया में कैसे जा सकता हूँ। उतने में वो चमकीला गोला अपने असली रूप में आता है और कहता है हम हैं रेल्म ऑफ नाइट के राजा सुकोयोमी, और वो कहते हैं कि हम यहाँ आए हैं तुम्हें दूसरी दुनिया की देवी के हाथों हीरो बनाने। पर माकोटो उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है आप तो जापान की कहानी में उन 3 आदर्श बच्चों में से एक होना, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो। सुकोयोमी कहते हैं शायद तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारे माता पिता दूसरी दुनिया से थे। माकोटो यह सुनकर शॉक हो जाता है। सुकोयोमी उसे और बताते हुए कहते हैं किसी वजह से तुम्हारे माता पिता दूसरी दुनिया से देवी से परमिशन लेके जापान आ गए और उन्होंने वादा किया था कि वक्त आने पे वो अपनी सबसे कीमती चीज उन्हें सौंप देंगे, यानी कि माकोटो अगर नहीं जाएगा तो उसकी बहनों को उसकी बजाय ले जाया जाएगा। फिर माकोटो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि सुकोयोमी उसे बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी पर्सनल चीजें मैं पहले ही साइड कर चुका हूँ। आप पुरुष नहीं, आप तो महापुरुष हो। जाने से पहले माकोटो कहता है कि ये लेटर मेरे घर वालों को पहुंचा दीजिए। सुकोयोमी उसे भेजने से पहले कुछ शक्तियां देते हैं, पर दूसरी दुनिया की देवी उसे फोर्सफुली बुलाने लगती है। सुकोयोमी गुस्सा हो जाते हैं और माकोटो को बताते हैं उस देवी के साथ तुम्हें कुछ परेशानियां होंगी, इसीलिए तुम थोड़ा धैर्य से काम लेना। फिर माकोटो हाँ बोलकर गायब हो जाता है। वहाँ माकोटो देवी के पास पहुँचता ही है कि देवी उसे कहती है तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारे माता पिता से बिल्कुल नहीं मिलती, तुम सच में उन्हीं के बेटे हो ना। फिर देवी कहती है कि तुम मच्छर सी शक्ल के थोड़ा मेरे सामने से हटने का कष्ट करोगे, तुम्हें देखने का मन नहीं कर रहा है चूहे, तुम मेरे पास रहोगे सच्ची मुझे उल्टी आ जाएगी, बता रही हूँ। माकोटो गुस्से से कहता है आप ही ने तो मुझे यहाँ पर बुलाया है, और देवी कहती है तुम्हारी शक्ल से ज्यादा तो तुम्हारी आवाज गंदी है, तुमसे बेहतरीन लोगों को मैंने देखा है जो लोग दूसरी दुनिया से आए हैं, तुम्हें तो मैं ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ से तुम कभी आ ही नहीं पाओगे, मुझे तो तुम्हें शक्तियाँ देने का भी मन नहीं कर रहा, फिर भी तरस खाकर मैं तुम्हें बोलने पढ़ने की शक्ति दे ही देती हूँ, जा तू भी क्या याद रखेगा, अब इंजॉय करो अपनी इस तुच्छ जिंदगी का और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हें देखने का और मन नहीं कर रहा। ऐसा कहकर देवी उसे नीचे फेंक देती है। माकोटो रोते हुए नीचे गिरता है, पर सुकोयोमी आकर उसी वक्त उसे पकड़ लेते हैं। हमें लगा नहीं था कि देवी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगी, पर कोई बात नहीं, जाने दो। खैर तुम्हारी पहली दुनिया काफी ज्यादा कठोर और मुश्किल थी, पर इस दुनिया में तुम्हारा भार कम हो चुका है, इस वजह से तुम इस शरीर में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, पर अमर नहीं। इतना कुछ बताकर सुकोयोमी गायब हो जाते हैं ताकि अपनी एनर्जी को दोबारा से रिकवर कर सके। इसके लिए 20 साल से भी ज्यादा लगेंगे। माकोटो बॉम्ब की तरह गिरता है और खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है। उसे समझ नहीं आता है कि कहाँ जाना है, इसीलिए वो दर बदर भटकता रहता है। उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया होता है, इसीलिए वो पूरा थक चुका होता है। यही सब सोचते हुए रात हो जाती है और उसे अचानक किसी की आवाज आती है और वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची बड़े से जानवर के पास है। पर जैसे ही वो सामने से देखता है तो ना ही वो कोई जानवर था और ना ही ये कोई छोटी सी बच्ची, मतलब बच्ची थी पर सुअर की। और फिर माकोटो डिसाइड करता है कि वो उसे बचाएगा। उसके एक किक से पूरा का पूरा मॉन्स्टर तबाह हो जाता है। उसे इस बात पे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इसे कैसे मार दिया। सुअर की बच्ची उससे डर जाती है और वो उसे समझाने के लिए जाता है उसके पास, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे ही साइड हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि इंसानों की बस्ती आखिरकार है किधर, आप बताने का कष्ट करेंगी। और वो कहती है कि इंसानों की बस्ती इधर आसपास कहीं नहीं है, वजह है कि यह जगह एक बंजर जमीन है जहाँ कोई नहीं रहता हमारे सिवा। फिर माकोटो उस देवी को याद करता है और मन में कहता है कि उसने सचमुच मुझे बहुत दूर जाके फेंक दिया है। फिर दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं। माकोटो उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो बच्ची पिक कहती है कि मैं एक्चुअली उस जगह पे जा रही थी खुद की बलि चढ़ाने, क्योंकि उनके गांव में धुंध छाई हुई रहती है और जैसे ही वो किसी की बलि चढ़ाते हैं तो धुंध हट जाती है। इतना बोल के वह जाने लगती है, पर माकोटो कुछ ज्यादा ही दूर की सोच के उसके साथ जाने का फैसला करता है। वो उसके घर पहुंचते ही अपने भूखे पेट को सबसे पहले निवाला डालता है, पर बड़े ऑर्क वो उसके शक्ल की मजाक उड़ाते हैं और माकोटो मन में कहता है सॉरी मैं इतना बदसूरत हूँ। फिर वो लिटिल ऑर्क उसे सर्व करती है। माकोटो उसके जादू को देखकर हैरान हो जाता है। वो उससे जादू सिखाने के लिए कहता है, फिर वो मान जाती है। सबसे पहले वो उसे बेसिक सिखाती है, अपने मन में फ्लेम्स को सोचो और कहो ब्रीड। माकोटो इतना समझकर खुद उसे ट्राई करता है और वो उसे पहली ही बार में कर लेता है और उसे पूछता है कि इसके आगे क्या करना है, और वो कहती है कि इमेजिन करो कि ये एक आग का गोला है और इसे फेंक दो। वो वैसा ही करके उसे फेंक देता है। लिटिल ऑर्क को उसके बारे में अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था कि इसने पहली बार में ये कैसे कर लिया। फिर वो उससे उसका लेवल पूछती है, पर माकोटो को इसके
बारे में कुछ नहीं पता था, पर क्योंकि और के पास एक स्क्रॉल था जिससे लेवल मापा जा सकता था, वो उसे लेकर आती है। माकोटो उस पर अपना हाथ रखता है, पर उसके साथ स्कैम हो जाता है क्योंकि उसका लेवल सिर्फ 1 था। वो बच्ची ऑर्क उसे 1-2 मैजिक सिखा देती है। फिर सुबह हो जाती है। माकोटो एक थैंक्स लेटर लिखकर वहाँ से चला जाता है उस डीमन को मारने जिसके पास वो ऑर्क जाने वाली थी अपना बलि चढ़ाने। वो उस जगह पर पहुंचकर फ्लेम से एक धनुष बना लेता है और उस धनुष की टेस्टिंग करता है, पर वो उसकी सोच से ज्यादा डेंजरस था। पर तुक्के से जहाँ पर उसने निशाना लगाया था वहीं पर उस मॉन्स्टर का घर था। उस हमले की वजह से उसके गेट कीपर मारे गए। फिर वो मेन मॉन्स्टर आकर माकोटो पर हमला कर देता है। माकोटो उसे जैसे तैसे बचता है। फिर थोड़े समय बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके पास एक पावर है जिसकी वजह से वो दुश्मन को कहीं से भी देख सकता है। फिर वो फायर बॉल का हमला करता है। उस ड्रैगन को लगता है कि ये तो चींटियों का हमला है, पर उस फायर बॉल ने उसे काफी ज्यादा डैमेज दे दिया। उस मौका का फायदा उठा के माकोटो उसे और 2-3 फाइट मारता है, पर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। फिर माकोटो अपना पास्ट याद करता है जहाँ उसकी फ्रेंड उसे घूमने के लिए बुलाती है। फिर वो प्रेजेंट में आता है। उसके बाद फिर पास्ट में जाता है और ये सोचता है कि उसे पढ़ाई पसंद है, पर वो दिखने में अच्छा नहीं और वो हाइट में भी काफी बौना है और वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। पर ड्रैगन इसकी यादों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। फिर उसे वो एक्चुअल बात याद आती है कि उसने उसे रुला दिया था। फिर वो प्रेजेंट में वापस आता है और वो उस टेक्निक की यूज करता है जिसे उसने खुद सीखा है। एक सर्कल के अंदर वो किसी भी चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है और वो उस ड्रैगन का कवच भी तोड़ देता है। पर ड्रैगन उसे मारने में इंटरेस्टेड नहीं थी और ड्रैगन अपना नाम शिन बताती है और कहती है कि मुझे हराना लगभग नामुमकिन है और माकोटो अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर ड्रैगन उससे सौदा करने के लिए कहती है। वो बताती है कि सौदा एक ऐसा चीज है जिससे दोनों को इक्वल प्रॉफिट होता है, पर माकोटो नहीं समझता है। ड्रैगन उसे फिर समझाती है कि मैं आपकी साथी बन के रहना चाहती हूँ। माकोटो थोड़ा सोचता है, फिर इसके सौदे को मंजूर कर लेता है। फिर ड्रैगन 50-50 सौदा करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं होता। फिर वो 70-30 भी करती है, पर वो भी नहीं होता। फिर लास्ट में उसने 80-20 कर दिया और वो सोचती है इस हिसाब से तो वो उनकी गुलाम है, पर उसे वो भी मंजूर है क्योंकि उसे तो बस अपनी बाकी की जिंदगी माकोटो के साथ रहना था। सौदा पूरा होने के बाद वो एक इंसानी फॉर्म में आ जाती है कि सच कहूँ तो तुम हीरोइन से ज्यादा हीरो लग रही हो। माकोटो के मन में एक डाउट था कि वो ड्रैगन से इंसान में कैसे बदल गई। तो शिन उसे समझाती है कि ऐसे 80-20 के सौदे में अक्सर जो ज्यादा ताकतवर होता है वो उसी के रूप ले लेता है। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें देख के लगता है कि तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सामुराई का ताकतवर दिखना जरूरी है ना। क्या तुम्हें सच में मेरी यादों में इतनी दिलचस्पी है? जी हाँ योर ऑनर। फिर शिन माकोटो को अपने धुएं वाले पोर्टल से दूसरी तरफ ले जाती है, पर जैसे ही वो दूसरी तरफ जाते हैं शिन खुद भी शॉक हो जाती है क्योंकि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था वैसा उसकी दुनिया नहीं है। शायद इसका असर माकोटो से लेना देना कुछ है। फिर माकोटो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर ये दुनिया शिन की है तो वो देवी माकोटो का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। इसीलिए उसने सोचा कि यहाँ एक शहर बसाना चाहिए। ये सब कैसे करना है इसके लिए ये लोग वापस पोर्टल से इस तरफ आ जाते हैं। वहाँ लिटिल ऑर्क अचानक से आके कहती है कि माकोटो तुम अकेले मत जाओ वरना तुम हारे जाओगे, पर उसके बगल में शिन को देखकर वो बेहोश हो जाती है। फिर रात हो जाती है। माकोटो और शिन वहाँ उनके कबीले पर चले जाते हैं जहाँ वो ऑर्क्स उनका अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं और फिर शिन उनको एक ऑफर देती है कि क्यों ना आप हमारी दुनिया में आकर हमारे साथ रहें। वो सारे के सारे ऑर्क्स उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, पर क्योंकि माकोटो को ये सब नहीं पता होता है तो वो शिन पर चिल्लाने लगता है। पर उतने में एक छोटी सी बच्ची आकर माकोटो को टोकती है। माकोटो उसे देखकर बोलता है क्या ये तुम्हारी बेटी है? शिन कहती है आप ऐसे चिल्लाइए मत, ये मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है, ये मेरा एक टुकड़ा है। क्या तुम अपनी क्लोन्स भी बना सकती हो? न जाने इसके पास कैसी कैसी शक्तियां हैं। फिर माकोटो उनसे आखिरी बार पूछता है कि क्या आप लोग श्योर हैं? वो सब लोग हाँ कहते हैं, पर शिन ये लोग वहाँ जाएंगे कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए। एक्चुअली शिन अपना फॉग मैजिक यूज करके किसी भी चीज को अपने दुनिया में पहुंचा सकती है। फिर शिन कहती है कि अब हमारी जर्नी में जो भी हमारे साथ मिलेगा हम सबको अपनी दुनिया में लेके चले जाएंगे। माकोटो यह सुनकर शौक हो जाता है। अब शिन की दुनिया में ऑक्स को गए हुए काफी दिन हो चुके थे। यहाँ माकोटो को पता चला कि 5 एलिमेंट्स में से यानी जल, अंधेरा, आग, बिजली और पृथ्वी में से सबसे ज्यादा उसका कंट्रोल वाटर में है, मतलब पानी में। उसके ठीक पीछे शिन भी माकोटो की यादें देखती है। माकोटो कहता है मेरी बिना परमिशन के तुम ये सब मत देखो। ओ कम ऑन, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? फिर शिन डिसीजन लेती है कि उसे एक टीवी की जरूरत है ताकि वो उनकी यादों को देख सके। उसके लिए वो सब ढूंढने जाती है जो टीवी बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। उसके जाने के बाद माकोटो सोचता है कि शायद इस दुनिया में उसके माता पिता के बारे में किसी को तो पता होगा। ये सोचकर ही वो एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एक बुढ़ा आदमी कुल्हाड़ी पकड़कर भाग रहा होता है और अचानक से उसमें कोई जानवर हमला कर देता है। वो और कोई नहीं, एक बड़ा सा जायंट स्पाइडर था। और इस तरफ माकोटो अपना सीखे हुए जादू का यूज करता है जिसे देखकर ऑर्क भी डर जाते हैं। पर हद तो तब हो गई जब माकोटो ने अपने सर्कल में बुलाकर उसके घाव को भी ठीक कर दिया। माकोटो इसके लिए थैंक्स कहता है सुकोयोमी को। हाँ, पर माकोटो
उस हीलिंग मैजिक का, जिसका नाम काई है, उसे खुद पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो पीछे मुड़कर देखता है तो सीन किसी को उठा कर लाती है। वो वही बुढ़ा था जिसे वो कीड़ा मारने वाला था। और दूसरी तरफ कवच को तोड़ते हुए बड़ी सी स्पाइडरमैन अंदर आ जाती है और सीन कहती है कि आप इन लोगों की फिक्र मत कीजिए, आप उसे जल्दी से भगा दीजिए। और माकोटो घबरा कर उसकी तरफ देखता है। स्पाइडर अपना जाल फेंकती है। माकोटो दूर जाकर पूछता है सिन से कि आखिरकार ये है क्या। सिन बोलती है मुझे नहीं पता, पर वो घायल बुढ़ा कहता है ये एक आतंक की मकड़ी है जो सदियों से भूखी है, इसलिए कुछ भी खा सकती है। फिर सिन कहती है कि इससे मेरी पहले भी लड़ाई हो चुकी है, इसीलिए मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर माकोटो डिसाइड करके उसे एक वार करता है। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक फ्लेम ब्लेड को बनाता है और मकड़ी ऊपर से जाल फेंक देती है। वो उससे किसी तरह से बच जाता है और उसने एक चीज नोटिस किया कि उसे जितना भी मार रहा है वो वापस रिग्रो कर ले रही है। फिर माकोटो अपना सबसे बेहतरीन वार करता है, धनुष का फ्लेम। पर इस वार का असर उल्टा हो गया। वो मकड़ी भी माकोटो को पसंद करने लग गई। इतनी ही देर में मकड़ी ने वापस अपने आप को हील कर लिया। बुढ़ा कहता है कि ये अपने आप को क्या समझ रहा है, इसे कोई भी नहीं मार सकता। और सिन कहती है तो अच्छा तू सच में एक बो नहीं है। फिर आखिर में माकोटो ने अपना पूरा जान लगा के एक खतरनाक स्पेल का यूज किया और उसे अच्छे से चिथड़े उड़ा दिए। पर यह मकड़ी मरने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा वो माकोटो के कवच को तोड़ते हुए उसे घायल कर देती है और फिर माकोटो उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर अचानक से एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और अगले पल माकोटो एक खतरनाक सा स्पेल यूज करता है जिसमें फ्लेम बॉल्स एक मशीन गन की तरह चलना शुरू कर देती है। और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो वो एक बर्फीला धनुष भी चला देता है उस पर। और ये सब यूज करने के बाद वो भी बेहोश हो जाता है। पर ये मकड़ी अभी तक जिंदा ही है। और फिर मकड़ी माकोटो को गले लगाकर बोलती है कि लाजवाब, तुम्हारे जैसा शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। आप कह सकते हो कि वो उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। सीन जाकर माकोटो को उससे छुड़ाती है। फिर स्पाइडर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम इसके क्या लगती हो। तो सीन जवाब देती है कि आसान शब्दों में कहा जाए तो मैं इनकी गुलाम हूँ। फिर सीन उसे कहती है कि शायद इस रूप में तुम्हें योर ऑनर स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसीलिए तुम भी इनसे सौदा कर लो ताकि तुम्हें भी एक इंसानी शरीर मिल जाए। फिर वो मकड़ी भी सौदा कर लेती है और फिर एक इंसानी रूप में आ जाती है। फिर माकोटो नींद से उठता है और वो देखता है कि कोई लड़की किमोनो पहने हुए उसके सामने है। और माकोटो मन में सोचता है कि आखिरकार ये है कौन और यहाँ क्या कर रही है।